हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर हमारा 13। ठीक है, तो हमने इसके पहले अगले वाले लेक्चर में जो है वो क्या देखा था। तो हमने देखा था कि जो हमारा इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था। ठीक है, स्टेरिक नंबर कौन सा था वहां पे? स्टेरिक नंबर था 7। स्टेरिक नंबर कौन सा था? 7। और वहां पे हमने जियोमेट्री की बात की थी। पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारी क्या थी? जियोमेट्री थी। तो हमने यहाँ कहाँ देखा था? लेक्चर नंबर 12 में। सो इससे अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमने स्टेरिक नंबर 7 तक की बात की थी। तो इससे आगे जो है वो एक और चीज होती है, स्टेरिक नंबर 8 होता है, जहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा sp3d4 होता है। बट ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये स्टेरिक नंबर 8 जो है वो काफी रेयर है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि स्टेरिक नंबर 8 यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर जो 8 डिफरेंट साइड एटम है, यानी कि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफी बढ़ जाएगा। तो ये काफी रेयर है। यहाँ पे जो है जियोमेट्री कभी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है, क्यूबिक भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहती है, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहती है उसके बेस के ऊपर उसकी जियोमेट्री होती है। बट ये बहुत ही रेयर है, तो इसको हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे। तो जो आज हम देखने वाले हैं तो वो है हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हमने बात की थी एमोनिया की। किसकी हमने बात की थी? हमने बात की थी एमोनिया की, NH3 की। तो यहाँ पे एमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? तो वो हम सब ने देखा था कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था, ये हमारा जो बॉन्ड एंगल था वो कुछ 107 के आसपास था। तो ये बात थी एमोनिया की। जब हम एमोनिया के नीचे आएंगे तो वो हमारा होगा PH3। ठीक है, हमारा क्या होगा? PH3 क्या होगा? हमारा फॉस्फोरस रहेगा। ठीक है, तो जब हमने PH3 में देखा तो PH3 में जो है वो बॉन्ड एंगल कितना था? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। कितना था? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। तो जब हमने स्टार्टिंग में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है तो जो बॉन्ड एंगल है वो 90 का हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। तो वही रीजन था, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए क्या हो रहा था? हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा PH3 में बॉन्ड एंगल है वो 90 है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे क्या होता है? तो जो हमारा मोलिक्यूल है PH3, तो PH3 में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्या होता है? नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? नो हाइब्रिडाइजेशन। बट अगर हम PH3 की जगह पर PF3 ले, क्या ले? PH3 की जगह पे क्या ले? हम PF3 ले। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जो PF3 था वहां पे बॉन्ड एंगल कितना था? 90 नहीं था, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। तो इसका रीजन क्या है कि जो PH3 है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है और जो PF3 है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, तो एक चीज पहले ये क्लियर कर देते हैं कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, जो नो हाइब्रिडाइजेशन हम बोल रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ड्रैगो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हम उसको? ड्रैगो मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं कि ये कैसे हुआ कि PH3 में ऑर्बिटल जो है वो उसने हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं किया। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे दो चीजें थी जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। ठीक है, दो चीजें थी। एक चीजें तो ये थी कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो मोर डायरेक्शनल होती है, तो वो ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना रही थी। और दूसरा जो रीजन होता है वो हमारा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम करने के लिए जो है वो क्या करते थे? सेंट्रल एटम क्या करता था? हाइब्रिडाइजेशन करता था और जो अपनी ऑर्बिटल है उसकी मिक्सिंग करता था। तो यही मेन रीजन था। तो जो दो रीजन है उसमें मेजोरिटी रीजन यही होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो हमारा एनर्जी वाला फैक्टर है कि एनर्जी
कम करने के लिए करता है, तो वो जो है वो माइनर रीजन है। जो मेजर रीजन रहता है वो ये रहता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो अगर हम PH3 के केस में देखें, किसके केस में देखें हम, PH3 के केस में देखें, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो हमारा है फॉस्फोरस, उसकी साइज जो है वो बड़ी है। ठीक है, ये हमारा फॉस्फोरस की साइज क्या होती है, बड़ी। नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, फॉस्फोरस की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उन बीच में काफी डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी किस्म का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है। बल्कि जब हम एमोनिया की बात करते हैं तो वहां पे क्या था कि नाइट्रोजन है वो छोटा सा था। कैसा था, छोटा था, और उसके ऊपर क्या था, 3 हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। तो कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फॉस्फोरस की साइज बड़ी हो गई, हाइड्रोजन दूर हो गए, तो अभी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। तो ये फॉस्फोरस क्यों मेहनत करेगा अपनी ऑर्बिटल को और मिक्सिंग करवाने की, क्यों खामखा वो ऑर्बिटल मिक्स करवा के sp3 ऑर्बिटल बनाएगा फिर मिक्सिंग करेगा। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, फॉस्फोरस की जो ऑर्बिटल्स है वो मिक्स नहीं होगी, क्योंकि नहीं, ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। एनर्जी कोई बड़ा फैक्टर नहीं होता है, मेनली फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस ही रहता है। तो यही रीजन होता है कि PH3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। बट दूसरा था कि हमारा PF3 था। कौन सा था हमारा, PF3 था। तो सवाल ये आता है कि अगर PH3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारा PF3 क्यों हो रहा है। तो PF3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने का रीजन ये है कि जो साइड एटम है वो क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है वो क्या है, डोन है। ठीक है, मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो अगर ये फॉस्फोरस है बड़ा सा, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो फॉस्फोरस से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे नहीं, पर जब यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएंगे, तो फ्लोरीन क्या करेंगे, फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। क्या करेंगे, फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आप सबको पता है कि जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो उसका साइज है वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो जब ये फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ था तो इसकी साइज इतनी बड़ी थी, बट जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। अब क्या होगा, कंप्रेस हुआ, साइज छोटी हुई, उसकी वजह से क्या होगा, वापस ये जो फ्लोरीन है वो क्या आएंगे, पास आएंगे, रिपल्सन होगा। तो उसी वजह से जो है वो PF3 में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगी तो वो दूर हो जाएगी। तो जब हम PF3 की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल 90 का नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 का नहीं होता। तो यही चीज होती है कि PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, PF3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अभी सवाल ये आता है कि हम सारे कंपाउंड को या तो फिर सारे मोलिक्यूल्स को जो है वो याद तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम याद कैसे रखेंगे, तो किसी भी मोलिक्यूल्स को पहचानेंगे कैसे कि ड्रैगो कंपाउंड है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 का होगा। तो ये बात की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे। तो जब हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे तो जब हमें डिफरेंट मोलिक्यूल दे रखे होंगे तो हमें पहले उसमें से ये पता करना जरूरी होता है कि ड्रैगो कंपाउंड कौन सा है। क्योंकि जो ड्रैगो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है। तो पता कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो पहली चीज याद रखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है, कौन से है हमारे सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है, जो हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो जो सेकेंड रो वाले जो हमारे एलिमेंट्स है या तो एटम है, तो वो सारे हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। क्या करेंगे, सारे हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये जो है भाई सेकंड पीरियड वाले, उनको तो करना ही करना है, क्योंकि
पास पास में रहे साइड एटम तो वैसे भी बॉन्ड बनना नहीं है, रिपल्सन होना है, तो स्टेरिक इनर्स रिड्यूस करने के लिए ये क्या करेंगे, इजीली हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे क्योंकि वो मजबूर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड पीरियड वाले में। ठीक है, जो सेकंड पीरियड के बाकी के वजह थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसकी साइज बड़ी हो रही है, तो वहां पे हम देखेंगे, देखिए तो देखते हैं कि ड्रैगो मोलेक्यूल कैसे पहचानेंगे हम। देखिए ड्रैगो मोलेक्यूल, एक तो जो सेंट्रल एटम है, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो सिक्स पीरियड का, यानी कि सेकंड पीरियड को छोड़ के उसके बाकी के नीचे के कोई भी हो, क्योंकि सेकंड पीरियड वालों को करना ही करना है ना, साइज छोटी है, हमने देखा कि छोटी साइड है, रिड्यूस करेंगे, करना ही करना है उनको हाइब्रिडाइजेशन, तो या तो वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले हो। ठीक है, अगर मान लीजिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले भी हो, तो हमने देखा कि फॉस्फोरस थर्ड से है, फिर भी pH3 में दिखा रहा था, PF3 में दिखा रहा था हाइब्रिडाइजेशन, PH3 में नहीं दिखा रहा था, तो सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे कि जो साइड एटम है, जो साइड एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे, यानी कि साइड एटम CH सेंट्रल एटम, तो जो साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 2.5 से कम होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, जैसे कि pH3 था, तो pH3 में हाइड्रोजन जो है साइड एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। फिर था PF3, तो PF3 में क्या था कि जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस था, थर्ड पीरियड का था, सही है, बट जो साइड एटम था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा थी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 का ही रहेगा, वहां पे ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होगी। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रेटर देन 2.5 होगी, तो यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा, जो हम आगे लगाते थे, जो हमने PF3 में लगाया था, तो वो क्या होगा, एज इट इज अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो मेजोरिटी, ये जो हमने बात की कि जो थर्ड पीरियड वाले होंगे, तो जो थर्ड पीरियड वाले अगर बात करें तो मेजोरिटी कौन से हो गए, जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं वो हो गए, ऑक्सीजन फैमिली के हो गए। अगर हम बात करते हैं CH4 की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं CH4 की बात करते हैं, फिर SiH4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों जगह पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो मेजोरिटी हम कहाँ पे बात करेंगे, जो आपको मेजोरिटी कंपाउंड जो देखने को मिलेंगे वो किसके हो गए, नाइट्रोजन फैमिली के हो गए, या तो ऑक्सीजन फैमिली के हो गए। तो नाइट्रोजन फैमिली में हमने कौन से देखे, PH3 देखे, या तो उसके नीचे ASH3 ले लो, या तो SBH3 ले लो, या तो यहाँ पे H2S ले लो, SCH2 ले लो। तो ये सारे में क्या होगा, यहाँ पर जो है वो कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कोई एटम ए है, सेंट्रल एटम है, ठीक है, साइड एटम है, और वहां पे ऐसा बता दिया कि उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 90 का है, अगर बॉन्ड एंगल वहां पे 90 का दे दिया, तो आप क्या, आंख बंद करके आप क्या टिक कर दोगे, इस कंपाउंड को, इस मोलेक्यूल को ड्रैगो मोलेक्यूल कर दोगे, यानी कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। वहां पे आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके या तो sp sp2 sp3 वो नहीं लगा सकते। तो जनरली ये जो है हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की मदद से फाइंड करते हैं। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पूरा मैथमेटिकल होता है। जिसको हमने नहीं देखा वो हम आगे कहीं लेक्चर में एक अलग से लेक्चर बना के देख लेंगे। तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है I, उसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आती है, क्या आती है, माइनस इनफाइनाइट आती है, तो उसको हम ड्रैगो मोलेक्यूल बोलते हैं, या तो वहां पर हम बोलते हैं कि नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये I की वैल्यू मैथमेटिकली हम फाइंड करते हैं, तो ये I की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तब भी आती है जब बॉन्ड एंगल 90 होता है, तो वो हम देखेंगे अलग से लेक्चर में। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था ड्रैगो मोलेक्यूल के बारे में, ये हमें कहाँ पर काम आएगा, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन करेंगे। तो मेजोरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं कि 4 मोलेक्यूल दे दिए और आपको बोल दिया कि इसकी बॉन्ड एंगल कंपेरिजन करो, तो वहाँ पे आपको सारे
जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं कि लोन पेयर परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज होती है, या तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और कंसेप्ट हो गया ड्रैगो मोलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये काम आएगा। अगर 4 मोलिक्यूल दे दिया और उसमें से अगर आपने ड्रैगो मोलिक्यूल जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ड्रैगो मोलिक्यूल होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, 90 होगा, 90 के आसपास होगा। तो आप उसको कहाँ पे रख सकते हैं, बॉन्ड एंगल में लास्ट में रख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। जो हम नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वहाँ पर हम क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना सीखेंगे, और उसके स्टेप होते हैं किस तरीके से 1 बाय 1 हम उस पैरामीटर को, उस फैक्टर को देख के बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।